Hello everyone, welcome back to my channel. क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फिर से चेंज हो गया है. यस, स्पेशली अगर आज हम फोकस करते हैं क्लास 12 पे, तो हम देखते हैं कि दो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेशन 2021-2022. यस चिल्ड्रन, वी ऑल अंडरस्टैंड नाउ कि आपके दो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं. फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि नवंबर दिसंबर में होंगे, उसमें प्योरली MCQs मीनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. दिस विल बी टर्म 1. एंड जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें कोई MCQ नहीं होगा, वो प्योरली सब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन आंसर एंड राइटिंग स्किल्स. Alright, so here today I want to discuss the sample question paper which has been released by CBSE recently. So यहाँ पे मैं इंग्लिश कोर 301 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी आपके साथ. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर, दिस इज टर्म 1 क्लास 12 क्वेश्चन पेपर. सबसे पहले हम देखते हैं. यस, इट इज़ ओनली फॉर 40 मार्क्स. 40 मार्क्स का पेपर होगा ये, बट 90 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर है ये. ओके, आप ये मत सोचो कि 40 मार्क्स का पेपर एंड 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा होंगे. व्हेन वी गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर देन यू विल रियलाइज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है. सो आई एम श्योर ये सारे प्रॉज एंड कॉन्स सोच के ही CBSE जो भी कमिटी है उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि लेट दिस बी फॉर 90 मिनट्स. सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. एंड मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आज मैं रीडिंग सेक्शन जो आपके कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं, दो कॉम्प्रीहेंशंस आपके आते हैं. सो आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी. In the second part of this video, I will be discussing the literature part, और उसके थर्ड वाले पार्ट में जो मैं इस वीडियो का बनाऊंगी उसमें मैं राइटिंग स्किल्स डिस्कस करूंगी. Alright, so let's get going here children. सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चिल्ड्रन, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनो और आराम से देखो और समझो. एंड यू शुड नोट इट डाउन समवेयर. बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ. एंड येस, प्लीज़ शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, okay, or whoever is going to appear for class 12 examination. पहली बार ऐसा हुआ है कि दो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं एक ही सेशन में. ऑलराइट, तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत एंशियस हो, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं आपके. यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप उसमें भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो. Soon I will be creating a link for my personal telegram also. उसमें भी आप मुझसे कोई भी डाउट होता है तो you can go ahead with it and ask me. प्लस मेरी मेल ID भी आपको मिल जाएगी. तो कोई भी डाउट है चिल्ड्रन, प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट. ऑलराइट, हम यहाँ पे बैठे ही हैं आपकी हेल्प करने के लिए. सो गेन मैक्सिमम आउट ऑफ इट. I'm sure with 21 years of experience, I am in a position to say that I can sort out any of your doubts. Alright, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Let's look at the general instructions. The question paper contains 3 sections. ठीक है, लास्ट ईयर से आपका जो क्वेश्चन पेपर था, अगर हम ये देखते हैं लास्ट ईयर का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप देखोगे कि पहले 3 सेक्शंस हुआ करते थे, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर. उसको 2 पार्ट्स में कर दिया था, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A MCQ बेस्ड होता था एंड पार्ट B सब्जेक्टिव होता था. तो अब इन्होंने दोबारा से इसको 3 पार्ट्स में कर लिया है. अब हम वापस आ जाते हैं अपने करंट ईयर के सैम्पल पेपर पे. इन्होंने इसको फिर से 3 सेक्शंस में कर दिया है, जैसे पहले हुआ करता था. Section A is reading, Section B is writing skills and Section C is literature. 3 sections में divided है. Second point देखते हैं हम यहाँ पे. Section A reading skills, ओके, जिसमें comprehension passages आते हैं आपके, जिसको unseen passage भी बोलते हो आप. इसमें 18 questions हैं. 18 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट 14 क्वेश्चंस एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच क्वेश्चन. मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहती हूँ चिल्ड्रन, दैट लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि लास्ट ईयर जैसे आपका अपने रीडिंग सेक्शन देखा था, इसमें 11 क्वेश्चंस गिवन थे
ओके ये लास्ट ईयर का पेपर मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें 11 क्वेश्चंस गिवन थे, जिसमें से यू हैड टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये हुई थी बहुत सारे बच्चों के साथ, वो क्वेश्चन आपने या तो रीड नहीं किया प्रॉपर्ली, ठीक है, और सारे 11 क्वेश्चंस को मैनी ऑफ यू हैड गॉन फॉर, मतलब सब पूरे 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। तो उससे होता क्या है कि अगर सपोज एग्जामिनर है तो वो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ही चेक करेगा ना। 11th वाला आपका सही भी हुआ और सपोज आपका 7th या 8th रॉन्ग हो गया तो आपको डिसएडवांटेज है। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से क्वेश्चंस अब बेस्ड हो रहे हैं, ईच क्वेश्चन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने बोले गए हैं उतने ही अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो फिर से 18 क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रीहेंशन में, और उसमें से 14 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप दिस इन माइंड। ओके, आई एम हाईलाइटिंग दिस हियर। ओके, 18 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइटिंग स्किल्स। ओके, राइटिंग स्किल्स में भी यहाँ पे चिल्ड्रन यू विल बी गेटिंग MCQs। ये पहली बार हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस राइटिंग स्किल्स में आने वाले हैं। मतलब जब आपको नोटिस या लेटर टू द एडिटर या जॉब एप्लीकेशन या आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपके हैं ना अभी क्लास 12 सिलेबस में, इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। तो इसमें जब आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो आपको फॉर्मेट बताते हैं, ये बताते हैं कितने पैराग्राफ्स में होना चाहिए, क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए, कैप्शन कहाँ होना चाहिए। जैसे आर्टिकल राइटिंग है तो उसमें अगर आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो तो बाय लाइन कैप्शन के नीचे होना चाहिए, एंड अगर आप स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे हो आर्टिकल तो फिर कंटेंट के बाद होना चाहिए। नहीं तो ये जो चीज़ें पॉइंट्स टू रिमेंबर जो होते हैं ये भी आपके अब टेस्ट किए जाएंगे। ऑलराइट, सो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझनी है। मैंने लेटर टू द एडिटर और नोटिस राइटिंग ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, यू कैन चेक इट आउट। बहुत डिटेल में है और एक एक चीज़ को जस्टिफाई किया है कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो वो क्यों, ऐसा नहीं लिखते हैं तो वो क्यों नहीं। ऑलराइट, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन, स्पेशली MCQs फॉर राइटिंग स्किल्स हियर फॉर टर्म 1। अब देखते हैं राइटिंग स्किल्स में चिल्ड्रन देयर विल बी 12 क्वेश्चंस and you have to attempt only 10 questions. Please make a note of this. 12 क्वेश्चन गिवन है तो पूरे 12 you do not have to attempt. Please don't make that mistake again. All right? हर क्वेश्चन के साथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। फिर हम देख लेते हैं लिटरेचर में there will be 30 questions. Alright, when I say literature, I mean to say Flamingo and Vistas. Flamingo आपकी main reader है and supplementary reader आपकी Vistas है, इसलिए Flamingo का ज़्यादा weightage होता है। यहाँ पे 30 questions में से you have to attempt only 26 questions. So I hope you are able to understand. Section A reading में आपको 4 questions नहीं करने हैं, राइटिंग स्किल्स में आपको 2 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, एंड सेक्शन सी लिटरेचर में भी 4 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। और ओके, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर चिल्ड्रन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्वेश्चंस गिवन आर फॉर सेक्शन ए रीडिंग 18, section B 12 and section C literature. So 18 plus 12 plus 30 comes to 60. All right, so 60 questions will be given. Fine. And here if you look at the number of questions that are to be attempted, 14 plus 10 plus 26, which comes to 50 questions. All right, सो अभी आप यहाँ पे ये देखो कि 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बट मैक्सिमम मार्क्स गिवन आर 40. सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सम चिल्ड्रन आर थिंकिंग दैट देयर इज अ मिस्टेक हियर. नो, देयर इज नो मिस्टेक हियर. आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए. यहाँ पे आई एम राइटिंग इट हियर फॉर यू. अगर आप 0.80 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो यू come to 40.
I hope you're able to understand that one question is not for 1 mark. One question is for 0.80 marks. Multiplied by 50, then it comes to 40. So I hope you understand कि total marks 90 मिनट्स में 1.5 आवर्स में 1.5 घंटे में जो आपको अटेम्प्ट करने हैं टोटल क्वेश्चंस वो 50 होंगे, बट द थिंग इज दैट मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 40 हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ऑलराइट, चलिए अब हम रीडिंग सेक्शन को देख लेते हैं. So in this video I will be discussing the reading section, the comprehensions, और next video में मैं literature discuss करूँगी, और part 3 में writing skills. Do not miss anything. तीनों आपके लिए बहुत important है, और सबसे ज़रूरी बात यह है children, you don't have much time. ठीक है, सितंबर आ गया है, अक्टूबर, बस अक्टूबर ही है आपके पास मेन प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में कभी भी एग्ज़ाम्स आपके हो सकते हैं. एंड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अप योर स्लीव. ठीक है, सिर्फ समझना ही नहीं है, उसको बहुत सारा रिवाइज भी करना है एंड आपको प्रैक्टिस भी करना है. सो वी डोंट हैव मच टाइम, इसीलिए प्लीज़ तीनों वीडियो जो मैं बनाती हूँ उनको अच्छे से समझना है एंड अंडरस्टैंड करना है. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं देर इज़ अ पैसेज गिवन हियर. आई गॉट पोस्टेड इन श्रीनगर इन द 1980s एंड वट एवर. ठीक है, दिस इज़ अबाउट अ पर्सन. द नरेटर इज़ हियर टॉकिंग अबाउट वो श्रीनगर में जब पोस्टिंग उनकी हुई, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके पास 2 हाउसेस थे. ठीक है, आई एम गिविंग यू नो ब्रीफली व्हाट द पैसेज इज अबाउट, जिससे कि जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप समझ पाओ कि किस बारे में बात हो रही है. 2 हाउसेस थे और वन ऑफ द हाउसेस वाज गिवन टू द टेनेंट्स. रेंट पे दिया हुआ था इन्होंने एक घर. ठीक है, तो ये जो नरेटर है इसने अपने फादर को कन्विंस किया कि क्यों ना हम एक घर को खाली करा के जो रेंट पे दिया हुआ था उसको रेनोवेट कराएं एंड उसको हम एज अ गेस्ट हाउस यूज़ करें. ठीक है, सो दिस इज़ द होल आइडिया. और जब उसने अपना गेस्ट हाउस स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं. दिस इज़ सेटिंग इज़ इन जिबी वैली. हाँ, एक तो ये है जिबी वैली आप देखोगे. दूसरा आप देखोगे कि बात कहाँ की हो रही है, स्टिल रिमेंबर द समर ऑफ 1992. और वहाँ उसने गेस्ट हाउस के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया था एंड उसका बिजनेस ग्रो करने लगा. पीपल यूज टू, आई मीन जो क्लाइंट्स आते थे दे यूज टू कम बैक, मीनिंग पीपल यूज टू अप्रिशिएट. अच्छा था, अच्छा चल रहा था उसका काम. ठीक है, सो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. देन विद द पैंडेमिक, जो अभी जो हम कोविड की बात करें, पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इन जिबी वैली. ठीक है, तो उसका भी मेंशन आ गया है कि वहाँ कितने सालों पहले स्टार्ट किया था. फिर देर इज़ समथिंग मोर, अगर आपने यहाँ नोटिस किया हुआ 2008 का भी मेंशन है. 2008 में गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी. ओके, फिर उससे उसका बिजनेस अफेक्ट हुआ. फिर 2021 में लॉकडाउन आया. ईयर 20 एंड 21 पैंडमिक, कोविड-19 एंड लॉकडाउन आया, उससे भी उसके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ा. ठीक है, सो ही इज़ डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट, बट देन या देयर इज़ अ क्लू हियर कि बिजनेस अच्छा चल रहा था बिकॉज क्लाइंट्स उसके रिपीट हो रहे थे एंड क्लाइंट्स वर बिकमिंग गुड फ्रेंड्स. ओके, फिर यहाँ पे एक लिंक भी दी हुई है इन्होंने, आप देखोगे जहाँ से इन्होंने ये लिया है. अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये आता है वुड यू लाइक टू यू नो हैव एक्सेस टू इट, तो वो आपकी मर्ज़ी है. फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, सो आई मूव ऑन. लेट्स कम टू द पॉइंट. यहाँ पे आप देखोगे अब ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. ठीक है, 10 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें से 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं. मेक श्योर, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने हैं. अगर 8 बोला है तो हमें 8 क्वेश्चंस ही करने हैं. ऑलराइट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील. वो उसको कैसा फील हो रहा है श्रीनगर की ब्यूटीफुल लोकेशन को देख के या ब्यूटी को देख के. इज ही ऑस्ट्रक, इज ही नॉस्टैल्जिक, इज ही चेयरफुल, इज ही कंफ्यूज्ड. तो व्हेन यू गो बैक
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हिंट है, इट्स रग्ड माउंटेन्स, गशिंग रिवर्स एंड वास्ट मेडोज रिमाइंडेड मी ऑफ द लैंडस्केप्स ऑफ द नेटिव प्लेस, ठीक है। दैट मीन्स he means to say that he is admiring the beauty of the place, okay. And basically here we can say that, since he was reminded of the beauty of his native place, तो यहाँ पे closest option nostalgic है। मैं अभी आंसर्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मार्किंग स्कीम तो आपको CBSE की वेबसाइट पे मिल ही जाएगी अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन पेपर। अभी हमें क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम समझे किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। सी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 2, अ कोलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन अकर टुगेदर। यहाँ पे इन्होंने आपको एक डेफिनेशन दिया है जो कोलोकेशन का है, और उसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that often occur together। यहाँ पे collocation क्या है, एग्जाम्पल उसका clouded in anonymity। Okay, let's read the sentence. The writer says that Jibby Valley remained clouded in anonymity. So आपको क्या करना है, this actually calls in for an update in your vocabulary। मैं हमेशा बोलती हूँ कि vocabulary update करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए चिल्ड्रन। एंड comprehension में तो if you have a good vocabulary, if you have a vast vocabulary, it will definitely come to your rescue। मैंने vocabulary in a minute series भी अपने चैनल पे स्टार्ट की हुई है। If you want you can always check it out, okay। 1 minute में आप बहुत सारे words उसमें सीख सकते हो। Anyway, यहाँ देखते हैं हम। So we have to look for a word that goes closest to anonymity, all right। Is it disgust? Is it anger? Is it doubt? Or is it terror? Okay, so comprehension के थ्रू आपको उस चीज़ को समझना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन थोड़ा डिफरेंट है। ऑप्शन दैट suitably completes the given dialogue as per the context in paragraph 2। पैराग्राफ 2 में आप देखोगे यहाँ पे तो डायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है। आर यू श्योर दैट योर प्लान वुड वर्क, ओके। तो अब वहाँ पे आप देखोगे पैराग्राफ 2 में इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब नरेटर ये बता रहा है कि उसके फादर से उसकी बात हुई। आई मीन ही वॉज नॉट एबल टू कन्विंस हिम कि वो सच में काम करेगा उनका जो न्यू वेंचर है कि नहीं, बट देन फाइनली ही वॉज एबल टू कन्विंस। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ, I pleaded with my father to ask the tenant to vacate the house so that I could convert it into a guest house. When my family finally relented, I renovated the house, keeping its originality intact, just adding windows for sunlight. तो वो बस एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे। उसने अपने फादर को प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ वो रेंटेड हाउस को हम रेनोवेट करके गेस्ट हाउस बनाते हैं। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये अब ना डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में आ गया, डायलॉग्स हैं ये। इसमें क्या है, आर यू श्योर योर प्लान वुड वर्क? आई कांट से, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ऑप्शन में। आप देखोगे कि यहाँ पे 2 ब्लैंक्स गिवन है। फादर सेज दैट्स अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, इजंट इट? फिर राइटर सेज whatever dash father please let's do this, all right। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हमेशा याद रखिए पहले हम एक ब्लैंक को सॉर्ट आउट करेंगे। we'll work on one answer first and then the second, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं दोनों कॉम्प्रिहेंशंस में। अगर हम देखते हैं जिसमें 2 आंसर्स एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसका स्ट्रैटेजी यही है कि पहले आप एक आंसर को अपने आप में कन्विंस हो जाओ, उसके बाद सेकंड में आओ। फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, आई कांट से दैट आई वुड बी एबल टू डील विद द फंडिंग। I can't say anything along those lines as the competition is tough. I can't say that because it's a question of profit and loss. I can't say I'm sure. बट आई कैन से दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो इसमें से जो क्लोजेस्ट होगा पहले आप उसको दिमाग में सेटल कर लोगे, उसके बाद हम सेकेंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। दैट्स अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, इजंट इट? अब देखते हैं सेकेंड में क्या अप्रोप्रिएट है। वेल बिगन इज हाफ डन फादर, प्लीज लेट्स डू दिस। थिंक बिफोर यू लीव फादर, प्लीज लेट्स डू दिस।
all's well that ends well, father. Please let's do this. Nothing venture, nothing win. Please let's do it. तो जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसे लगता है, और लेट्स से लास्ट वाला देखते हैं. हाँ, लास्ट ऑप्शन सपोज हम ले लेते हैं. आर यू श्योर दैट योर प्लान वुड वर्क? आई कांट से आई एम श्योर, बट आई कैन से दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ. दैट्स अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी, इजंट इट? नथिंग वेंचर, नथिंग विन, फादर. प्लीज लेट्स डू दिस. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया. जहाँ पे एक क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको डेसिफर करनी है, तो उसमें आपको क्या करना है? You have to do it one by one. चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं. Okay, let's look at question number 4 here. Which signboard would the writer have chosen for his 1992 undertaking in Jibbi Valley? Okay, so this also you have to understand कि क्या साइन बोर्ड उसने लगाया होगा. पहले हम ना वापस जाते हैं और उस रेफरेंस को देखते हैं. Here, you'll find this here. I still remember the summer of 1992 when I put a signboard outside my first guest house in Jibbi Valley. The village residents, however, were skeptical about my success. Okay, जो भी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ गिवन नहीं है कि उसने साइन बोर्ड में क्या लिखा है, बट हमें समझना है. जब आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ लोगे, उसे इन्फर कर लोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उसने क्या लिखा होगा. ओके, तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. हैप्पी स्टे इन जिबी वैली, गारंटीड कंफर्ट एट दिस जिबी होटल, welcome to Jibbi Valley, welcome to Jibbi's first tourist home. Options are whether it is option 1 or 2 or 3 or 4 that you have to understand and infer. Question number 5 देखो यहाँ पे. Okay, select the option that clearly indicates the situation before and after 2008 in Jibbi Valley. Alright, 2008 के पहले क्या था सीन, उसके बाद क्या है. तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है ऑब्वियसली. ऑप्शन ए देखते हैं, पिक्चरिस्टिक लैंडस्केप्स. आफ्टर 2008 कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड कॉमर्स. ऑप्शन बी, जीरो टूरिज्म इन द वैली. आफ्टर 2008 skeptical villagers. Then option C, buildings and hotels. After 2008 profitable ventures. Option D, before 2008 scenic surroundings. After 2008 zero tourism in the valley. ये यहाँ पे गिवन है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये हमने मार्क भी किया था. जब ऐसे डेट्स होते हैं ना, इनको ज़रूर से अनलाइन कर दिया करो अपने कॉम्प्रिहेंशन में. ठीक है. टाइम्स चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 2008 when the government launched a homestay scheme. People built homestays with rapid tourism growth, the region changed rapidly. Villages turned into towns with many concrete buildings. Local businesses and tourists continued putting a burden on nature. ठीक है, फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन पे. सो वी हैव अ फेयर आइडिया कि टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 2008 में जो स्कीम आई थी उसके अकॉर्डिंग. ओके, आपको अंडरस्टैंड करना है कि विच वुड बी द क्लोजेस्ट ऑप्शन. ऑलराइट, सो मेरे को ऐसा लगता है, अभी मैंने मार्किंग स्कीम देखा नहीं है, बट आई फील दैट ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट हियर. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2? यहाँ पे देखो, ये भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है. एक आपको स्टेटमेंट दिया है. फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इन जिबी वैली. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट है टूरिज्म हैज बिकम माई ग्रेटेस्ट टीचर. ठीक है. तो अब आपको फिर से वो इन्फ्लुएंस वाली बात आ जाती है. ए पार्ट, बिकॉज ऑफ टूरिज्म बिकमिंग माई ग्रेटेस्ट टीचर, क्या ये कॉज है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का कि टूरिज्म केम टू अ स्टैंड स्टिल इन जिबी वैली? सेकेंड देखो, 1 repeats the situation described in 2. सी ऑप्शन. सेकेंड स्टेटमेंट elaborates the problem described in statement 1. फिर देखते हैं हम डी ऑप्शन. फर्स्ट स्टेटमेंट sets the stage for the second statement. Alright, so please understand this. और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बस फोकस के साथ आपको करना है ये. ओके,
Question number 7. The writer mentions looking for sustainable solution. Sustain का मतलब होता है something that supports. Okay. So he refers to the need for sustainable solutions. Why is he looking for sustainable solution? क्योंकि उसको एक realization हुआ. तो हमें इस realization को लेके चलना है कि उसने क्या realize किया. Let's look at the first option. Even though all natural ecosystems are essential pillars of resilience, we need to focus on using their resources to address the economic needs of mankind as a priority. बहुत लंबा सेंटेंस है, टाइम लगेगा. एंड देयर इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हियर कि चारों ऑप्शंस ना इतने क्लोज होते हैं कि आपको आराम से करना है उन्हें और समझ के करना है, नहीं तो इल गो रॉन्ग. ठीक है. ऑप्शन बी, द एक्सपोजर्स टू पैंडमिक्स आर अ रियलिटी एंड अ बिग थ्रेट टू द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. C part, for an economic recovery to be durable and resilient, a return to business as usual and environmentally destructive investment patterns and activities must be avoided. Option D, there is an increasing urgency in the climate movement and the need for collaborative action for the future. Alright, तो क्यों वो सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात कर रहा है, क्या उसको रियलाइजेशन हुआ चिल्ड्रन? यू विल हैव टू रीड एंड लुक फॉर द आंसर थ्रू द कॉम्प्रीहेंशन. ऑलराइट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. यहाँ पे आप देखोगे ये सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात यहाँ पर आ गई, अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट की बात आ गई, है ना. तो यहाँ पे जब आप ये पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा पूरा पैराग्राफ, और मोर देन वंस आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना पड़ेगा. एक बार तो ऑफ कोर्स स्किम रीडिंग होती है, दूसरी बार डिटेल में आप डीप रीड करते हो उसको, तब आप जब 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट द एग्जैक्ट आंसर फॉर every next question is. Question number 8 देखते हैं यहाँ पे. Select the option that lists the customer review for the writers project. कि customers के review क्या थे. Option A, beautiful accommodation in the lap of nature, luxurious cottage with indoor pool and garden. B, comfortable and peaceful, neat room with ample sunlight, pleasant and warm host. C, enjoyed the sprawling suite on the 5th floor, great view, professional service. And D, remote locale, good food and clean food. Would have loved more natural light though. ठीक है. Let's see. इनके जो clients थे, they were repeating, है ना. ये देखो, ये this part. Most people who stayed at my guest house became my repeat clients and good friends. Okay, when I look back, I feel proud. So that means that people were happy about it और इनकी सर्विसेज काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी. डायरेक्ट आंसर कहीं भी गिवन नहीं है. मैं फिर से बोल रही हूँ, यू हैव टू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स. ओके, फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9. विच कोट समराइजेज. यहाँ पे कोटेशन है, दे हैव गिवन कोटेशंस हियर, one by John Matson and another by Kate Smith. You have to analyze, you have to understand these quotations और उसके थ्रू हमें क्या करना है, राइटर की फीलिंग्स को इन्फर करना है अबाउट द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन जिबी वैली. ठीक है. ए पार्ट हम देख लेते हैं. वी किल ऑल द कैटरपिलर्स देन कंप्लेन देयर आर नो बटरफ्लाइज. सेकेंड वन, नेचर विल गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइफ लेसन्स. Just open your eyes and see. Okay, अभी देखो यहाँ पे because obviously 4 options हैं तो 2 और हम यहाँ पे देख लेते हैं. Next one is by William Hazlitt. Let's see what has he to say. We do not see nature with our eyes but with our understanding with our hearts. And the 4th one by John Muir. I'd rather be in the mountains thinking of God than in church thinking of the mountains. So कौन सा वाला quotation closest है राइटर की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, you have to go for that. Okay. Question number 10 देख लेते हैं. Select the option that lists that what we can conclude from the text. मतलब पूरा आपने टेक्स्ट रीड किया, कॉम्प्रीहेंशन रीड किया, तो आपका कंक्लूजन क्या है उसे लेके. एंड लेट मी शो यू द फुल क्वेश्चन हियर. दिस इज द फुल क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से या तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, या सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रू है, या फिर सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू, और एल्स 1, 3 and 4 आर ट्रू.
सो बहुत क्लोजली इनको रीड करना है हमें. पीपल ऑफ जिबी वैली practiced sustainable tourism. The people of Jibbi Valley gradually embraced tourism. A tourist never revisited Jibbi Valley. The writer was an enterprising person. Okay, so whichever is correct, you have to go for that option. So I hope you have understood children. Comprehension 1, comprehension 2 पर आ जाते हैं. देखो सेकेंड वाला जो पैसेज है ना आपका, वो पहले भी लास्ट ईयर भी आपका बेस्ड था. दिस इज द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर दैट आई एम शोइंग यू. लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी स्टेटिस्टिकल डेटा था, राइट? सी, this is it. Read the passage given below. It was about internet and computers. यहाँ पे statistical data given है. There was an image also, है ना? और जो हमारा statistical data है उस पे आपके questions भी based थे. तो ये more or less similar है. ये there was this question that was based on graphical chart. फिर एक question और था उसी data पे based, this one according to 2018 survey whatever. Okay. सो अब हम जब इस पे आते हैं तो ये भी सिमिलर है. यहाँ पे आपको फिर से एक स्टैटिस्टिकल डेटा देखने को मिल रहा है. इट इज़ अबाउट इंटर्नशिप, इट इज़ अबाउट MNCs, ऑलराइट, इट इज़ अबाउट गवर्नमेंट एंटिटीज़. ओके, मेरा ये मानना है कि जब भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा वाला फैक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो पहले ये जो ग्राफ है ये स्टडी कर लिया करो. ओके, इसको स्टडी करो. यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर इट, जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट, जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो किस बारे में है. इसी से तो रिलेटेड होगा, है ना? सो इंटर्नशिप ट्रेंड्स 2018, पॉपुलर फील्ड्स टू फाइंड इंटर्नशिप्स इन मैनेजमेंट. में मैनेजमेंट इंटर्नशिप का बहुत पॉपुलर फील्ड रहा है. देन मीडिया, देन इंजीनियरिंग, देन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर एंड अदर्स. ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज ऑल्सो मोर और लेस अबाउट द सेम अकॉर्डिंग टू द सर्वे डेटा. इंडियाज नेशनल कैपिटल रीजन हैज़ बीन द टॉप प्रोवाइडर ऑफ इंटर्नशिप्स. ठीक है, सो इट्स बेस्ड ऑन दैट. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, इसमें भी सोर्स गिवन है, मर्जी है आपकी. इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन, अदरवाइज यू कैन जस्ट मूव अहेड एंड गो फॉर योर प्रैक्टिस थिंग. ये देखो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज answer any 6 out of the 8 questions. All right, 8 questions given है, 6 करने हैं. 6 का मतलब 6 ही है. आप ये मत सोचो कि आप 8 questions पूरे कर लोगे तो बाय फ्लूक आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11. सेलेक्ट द करेक्ट इन्फरेंस विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग. अच्छा, लास्ट ईयर से जब से क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट चेंज हुआ है ना, हमें ये वर्ड बहुत देखने को सुनने को मिल रहा है. इन्फरेंस, क्रिटिकल थिंकिंग. व्हाट इज दैट वर्ड? तो मैंने आपके लिए ये लिखा था, लेट्स जस्ट रीड. इन्फरेंस का मतलब क्या है? अ कंक्लूजन reached on the basis of evidence and reasoning. तो आपको रीज़न करना है जो भी कॉम्प्रिहेंशन में मैटर गिवन है. एविडेंस ज़रूर गिवन है बिकॉज फैक्चुअल पैसेज है वो. ठीक है, और इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं. डिडक्शन, कंक्लूजन, रीजनिंग. हाँ, स्पेक्यूलेशन का मतलब भी गेस वर्क होता है. प्रिजम्पशन, थ्योराइजिंग, अजम्पशन, सपोजिशन, एक्सट्रापोलेशन. ठीक है, बेसिकली इट इज़ अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. मतलब हमें वो चीज़ समझनी है जो लिखी हुई नहीं है बट एक क्लू है या फिर एक मैसेज कन्वेड है उस चीज़ से रिलेटेड. मीनिंग गेस वर्क भी इसमें चलेगा. दिस इज़ व्हाट इन्फरेंस इज ऑल अबाउट. फर्स्ट क्वेश्चन ही है इन्फरेंस से रिलेटेड. Let's look at this. ये एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पे given है. Over the last 5 years, more companies have been actively looking for intern profiles. Alright, तो इसका अब हम देखते हैं closest option क्या है. A part, the past 5 years have seen active applications by interns to several companies. B part, activity for intern profiling by the companies has reached a gradual downslide over the past 5 years. C part, there were lesser companies searching for intern profiles earlier as compared to those in the recent 5 years. D part, several companies have initiated intern profiling 5 times a year in the recent past. So not very difficult to understand. जब आप वापस comprehension में जाओगे
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेल। मैंने अभी फर्स्ट वाले पैसेज में भी आपको बोला था, आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो फर्स्ट सेंटेंस ही ये है, ओवर द लास्ट 5 years मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स। ठीक है, उसके बाद जब आप डीप रीड करोगे इस पूरे पैराग्राफ को एंड तब आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और नोटिस करी आपने, जितने भी क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूएशन में है। सेकंड, पहले ऐसे नहीं होता था ना, यहाँ पे सेकंड पैसेज ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन नंबर्स कंटिन्यूएशन में है। वहाँ पे 10 क्वेश्चंस थे, फिर ये देखो 11 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ लाइकली टू प्रोसीड पैराग्राफ 1। ओके, लाइकली टू प्रोसीड पैराग्राफ 1 का मतलब क्या है कि अगर पैराग्राफ 1 से पहले कोई पैराग्राफ होता, ओके, तो उसमें क्या लिखा होता। लेट्स सी, फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, about companies actively looking for intern profiles, 2018-2019 सर्वे क्या बोल रहा है, और about training platforms and about online internships। फिर ये सर्वे क्या रिवील कर रहा है, that 80% ज़्यादा internship applications आने लगी हैं, and there is a lot of other data also given here। 2.2 million application received in 2018 compared to 1.27 million in the year before। तो ये सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ 1 बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं, वापस आते हैं ऑप्शंस में, कि अगर पैराग्राफ 1 से पहले कोई पैराग्राफ होता तो किस बारे में होता। A part, process of registering for internships। B part, knowing more about internships। C part, do's and don'ts for an internship interview। D part, startups and internships। Okay, all right, so this again depends entirely on your understanding। comprehension का मतलब ही understanding होता है। question number 13, select the option that displays the true statement with reference to figure 1। ठीक है, फिगर 1 हमारा वही वाला चार्ट था, ग्राफ, अभी हम दोबारा देखेंगे उससे पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। A part, internships for engineering and management are the top 2 favorites। B part, design and architecture internships are significantly more popular than others। C part, internships for media and others have nearly equal popularity percentage। And D part, management internships popularity is more than twice that for media। ठीक है, सो इफ वी कम बैक टू दिस ग्राफ, यहाँ आपको देखना है कि हाँ, यस, मैनेजमेंट एंड मीडिया आर द टॉप 2 फेवरेट्स। और इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है जो क्लोज है या ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। मैं ये बोलूँगी कि जब आप ये सैम्पल पेपर कर रहे हो ना, तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी किया करो, बिकॉज बेसिकली है तो सब वही ऑन बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड बेस्ड ऑन इन्फरेंस, सो देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग दिस आउट। इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये द सर्वे स्टेट्स दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज A part are the most in Mumbai, B part are can be available in MNCs, C part are limited to the national capital region, D part can be pursued only after a B school degree। Let's look at question number 14 here। Based on your reading of paragraph 2 and 3, select the appropriate counter argument to the given argument। आपको ये समझना है कि यहाँ पे ना एक सेंटेंस गिवन है, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। Okay, let's see what the argument is। I don't think you'll be considered for an internship just because you've been the student editor and head of student council। अगर आप हेड बॉय थे या स्टूडेंट काउंसिल थे तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको इंटर्नशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा। ये क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। आपको क्या करना है, काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसका ऑप्शन जो बेस्ट है वो चूज़ करना है। काउंटर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इसके ऑपोजिट में इसको काउंटर करने के लिए आपको कुछ बोलना है, मतलब कि इसके अगेंस्ट में आपको बोलना है। जैसे डिबेट होता है ना, एक आर्ग्यूमेंट होती है, फिर जो दूसरे साइड का पर्सन होता है वो उसे काउंटर करता है। ठीक है, तो फॉर एंड अगेंस्ट। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ए पार्ट, आई थिंक आई हैव अ फेयर चांस बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर अ वर्चुअल पोजिशन
than an in-office one. B part, I have real-time experience in managing a team, and many companies consider it more meritorious than a degree in management. C part, I know that my stipend might be on the lower side, but I think that it's a good earn while you learn opportunity. D part, lot of metro cities have a good percentage of positions open, and I think I should definitely take a chance. Alright, so according to the passage, बेस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यू हैव टू गो फॉर दैट. लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिर से थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और आपको समझ में आने लगेगा कि क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रैटेजी है, यू विल बेसिकली इंजॉय डूइंग दिस. यहाँ पे कॉज इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है. वो बोलते हैं ना, साइंस में आप लोग पढ़ते हो, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कुछ वैसे ही है ये. कॉज ये है, आपको इफेक्ट समझना है कि अगर ये कॉज है तो क्या इसका इफेक्ट ये होगा. तो बेसिकली सारे कॉजेज आप देखोगे, चारों ऑप्शन में कॉज डिफरेंट है और इफेक्ट भी डिफरेंट है. तो आपको सारे समझने हैं, चारों ऑप्शन समझने हैं, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. यहाँ पे देखो कॉज क्या है, सेवरल स्टूडेंट्स हैड एकेडमिक कोर्सेज टू कंप्लीट. तो उसका इफेक्ट क्या है, मतलब उसका रिजल्ट क्या है. इफेक्ट का मतलब ही रिजल्ट होता है. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट. लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, क्योंकि यूजुअली चिल्ड्रन आर कंफ्यूज बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट. अफेक्ट इज इन्फ्लुएंस, इफेक्ट इज रिजल्ट. तो आपको क्या करना है, ये कॉज है, ठीक है, एंड इसका ये रिजल्ट है. जैसे अभी हमने ए पार्ट देखा, हम बी पार्ट देखते हैं. Causes a large chunk of students preferred in office internships. Effect क्या है उसका, applications were 3 times more than for virtual internships. C part देख लेते हैं. Cause a greater number of students wanted to work from home. Effect मतलब as a result, several students had courses to complete. D part, cause students applied for online internships, and effect उसका क्या हुआ, an equal number of students applied for work from home. Okay, so it's interesting. प्रैक्टिस के साथ आप आराम से कर लोगे ये. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. Survey statistics mention the average stipend indicating that. देखते हैं हम फिर से. हाँ, लेट्स गो ऑन द सर्वे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है इसके लिए. सी here you'll see that this is the place, this is the reference for that question. So you have to look for the answer and conclude what the best option is from here. Survey data reveals that the average stipend offered to interns was recorded at as 7,000, while the maximum stipend went up to 85,000. Okay, so children, let's look at the options given here for question number 16. A part, 50% interns were offered rupees 85,000. B part, rupees 7,000 was the lowest and rupees 85,000 was the highest. C part, most interns were offered around 7,000. D part, no intern was offered more than 7,000. So I think it's easy to understand when you read it properly. Question number 17, the phrase, अब देखो फिर vocabulary आ गई. हाँ, the phrase healthy traffic refers to. Healthy traffic, यहाँ पे एक phrase given है. Let's check it out. देखते हैं healthy traffic जो phrase है वो कहाँ पे given है. Yes, here it is. Healthy traffic per month. All right, so let's look at the sentence. Internship portals have sprung up in the last 3 to 4 years, and many of them already report heavy traffic per month. Let's come back to the question and look at it. Options देखते हैं. Updates from portals about health and road safety. B part, statistics about adherence to traffic rules by the portals. C, sizable number of visitors to the portal per month. And D, monthly data about the health of internship applicants. All right, okay, then question number 18. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रन कि आई एम नॉट डिस्कसिंग द आंसर्स हियर.
आंसर्स आपको CPSE पोर्टल पे मिल जाएंगे अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन पेपर. आई एम ओनली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट लुकिंग फॉर द आंसर्स और किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में. ऑलराइट, सो look at question number 18 here. Read the two statements given below and select the option that suitably explains them. टू ऑप्शन है, ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है बट बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड. ठीक है, एंड व्हाट इज इट दैट यू हैव टू इन्फर आउट ऑफ इट, वो हम ऑप्शंस में बाद में देखेंगे. पहले हम ये दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं. एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आर रिलक्टेंट टू टेक टू मैनी इंटर्न्स ऑन बोर्ड. Second one, probability of interns leaving the company for a variety of reasons is high. Okay, so अब हम देखते हैं जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें, number one is the problem. You know, established companies are not wanting too many interns on board. Naturally, बहुत ज़्यादा लोगों को ले लेंगे तो उतना ही ज़्यादा स्टाइपेंड उनको देना पड़ेगा. तो अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या ये सोल्यूशन है? हाँ, अगर ये जो स्टेटमेंट सेकंड है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर्न्स लीविंग द कंपनी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन है? ठीक है, दोनों तरह से आपको ये समझना है. वन इज द प्रॉब्लम, टू इज द सोल्यूशन फॉर वन. ठीक है, या फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन फॉल्स है और सेकंड वाला करेक्ट है. वो सेकंड ऑप्शन से हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, दैट करेक्टली एक्सप्लेन्स द फर्स्ट ऑप्शन. सी पार्ट देखते हैं. The first option is summarizing the second option. Companies are also reluctant and interns are also leaving the company for whatever reason. And D part, one is true and second is the reason for one. Okay, so बहुत अच्छे से समझ के आपको you have to go ahead with these questions and let me tell you children, आप जो भी क्वेश्चंस हैं बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे. बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं ना, वो इंग्लिश को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सैट के लेवल के कॉम्प्रिहेंशंस इसमें हैं एंड बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है. यू हैव टू सी टू इट कि एटलीस्ट आप 7 to 8 ऐसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस प्रैक्टिस करके तब जाओ अपना जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसे लेने के लिए. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट फुल मार्क्स. ऑलराइट, प्रैक्टिस टॉप ऑफ द लिस्ट. ठीक है. सेकेंडली, आपको बहुत फोकस होके करना है इन कॉम्प्रिहेंशंस को, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. थर्डली, बिल्कुल क्लटर फ्री माइंड के साथ आपको इन्फरेंस आनी चाहिए. इन्फरेंस मैंने आपको बता दिया, प्रिज्यूम करना, गेस वर्क, स्पेक्यूलेशन, ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये इन्फरेंस होता है. और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को बहुत अच्छे से समझना है. एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको रीड करना ही पड़ेगा. एंड क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, तो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी यहाँ पे बताती हूँ कि जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को करते हैं, हमेशा पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं. आफ्टर दैट वी स्किम रीड द पैसेज. ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं, although these questions are absolutely different from the kind of questions you used to get in 2019, 2020 and उससे पहले के जो बैचेस थे उनमें, लेकिन फिर भी yes, it will definitely help you out and save you a lot of time and confusion if you read the questions first. वो स्ट्रैटेजी होती यही है एक्चुअली कि कॉम्प्रिहेंशन में पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, उसके बाद हमें जो पैसेज है उसको पढ़ना चाहिए. यहाँ पे द काइंड ऑफ पैसेजेस यू हैव, उसमें आपको 2 से 3 बार ज़रूर रीड करना पड़ेगा पैसेज. ओके, सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन एंड डोंट मिस आउट पार्ट 2 and 3 ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन वाला वीडियोज़, बिकॉज मैं सेकेंड पार्ट में लिटरेचर डिस्कस करूँगी एंड थर्ड पार्ट में राइटिंग स्किल्स डिस्कस करूँगी. I will try to go live also and take your questions directly, right away, so that it gives you more confidence and it saves time for you. कोई भी प्रॉब्लम है, my mail ID is there, you can get in touch with me, my telegram channel is there, उसमें check it out.
and get in touch whenever you have a doubt. Take care. God bless you. God willing, all will be well.